नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। यूपी में पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर के घोषणा आज संभव है। पंचायत राज मंत्री और विभागीय प्रमुख सचिव आज कर सकते हैं ऐलान। 30 अप्रैल के पहले यूपी में होने हैं पंचायत चुनाव। नए नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों का आपको बता दें कि परिसीमन होना है। परिसीमन के बाद आज जारी हो सकता है आरक्षण की प्रक्रिया। 30 अप्रैल के पहले यूपी में होने हैं पंचायत चुनाव। आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे थे कि ये चुनाव पहले ही हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं और परिसीमन के बाद आज जारी हो सकती है आरक्षण की प्रक्रिया की किस तरीके से चुनाव होंगे, क्या क्या उसकी प्रक्रिया। यूपी में पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर के घोषणा बेहद संभव। पंचायती राज मंत्री और विभागीय प्रमुख सचिव आज कर सकते हैं इसका ऐलान। नए नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों को लेकर के और जो चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर आज तमाम ऐलान बेहद संभव। यूपी में पंचायत चुनाव और आरक्षण को लेकर के आज ऐलान हो सकते हैं। और एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसके, जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि पहले हो जाएंगे, मार्च में हो जाएंगे, लेकिन अब देखिए पहले तो उसकी तिथि आगे बढ़ चुकी है कि अप्रैल में होंगे। अब आज का तमाम ऐलान भी हो सकते हैं। क्या कुछ ऐलान हो सकते हैं, क्या कयास लगाए जा रहे हैं एसके? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। और जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग की तरफ से भी जहां चाहे मतदाता पुनरीक्षण सूची हो वो 22 जनवरी को पूरा हो चुका है, वहीं परिसीमन 28 जनवरी को पूरा हो चुका है। अब पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ एक चीज बची है कि आरक्षण चक्रानुक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आरक्षण होना है, जिसमें प्रधान से लेकर बीडीसी, साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण शामिल है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले को लेकर निर्देश दिया था कि 30 अप्रैल से पहले ये पूरी चीजें पूरी कर दी जाएं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुए थे, क्योंकि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 30 अप्रैल तक इन सारी चीजों को पूरा कर लिया जाए और उसके बाद चुनाव संपन्न करा दिए जाएं 30 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं अब इन चीजों को लेकर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया था कि वो अपने अपने जिले के जो भी आरक्षण व्यवस्था है चक्रानुक्रम के अनुसार उसको जारी कर दें। तो आज बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आज प्रदेश भर के सभी जिलों की आरक्षण व्यवस्था जारी हो सकती है कि किस तरीके से प्रधानों का आरक्षण होगा, कैसे बीडीसी का होगा, कैसे जिला पंचायत सदस्यों का होगा। क्योंकि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है तो इसको लेकर जो आरक्षण सिस्टम है आज जिलाधिकारियों के माध्यम से जारी हो सकता है, जिसके बाद लखनऊ मुख्यालय इन सारी चीजों का कंबाइंड डेटा जारी करेगा। तो निश्चित है कि ये डेटा जारी होने के बाद अब चुनाव आचार संहिता लगेगी और कहीं ना कहीं बाकी की जो चुनाव की प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होंगी। तो निश्चित है आज बड़ा दिन है, क्योंकि ये जरूरी है कि आज ये शाम तक ये सारी चीजें डिक्लेयर हो जाएं, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार इन सारी चीजों को फाइनलाइज रूप में जारी कर देगी। बहुत शुक्रिया इसकी तमाम जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो नए नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों का होना है परिसीमन के बाद आज जारी हो सकता है आरक्षण की प्रक्रिया। और इस बार नहीं होगा आईएएस वीक कार्यक्रम। हर साल फरवरी में आयोजित होता है आईएएस वीक कार्यक्रम। इस बार वीक के लिए अब तक नहीं मांगा गया है समय, कोविड के चलते इस बार ये कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। और वहीं हरिद्वार कुंभ के लिए यूपी से नहीं चलेंगे अतिरिक्त बसें। कोविड को लेकर के कुंभ के लिए नई बसें न चलाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड शासन के अनुरोध पर यूपी सरकार ने यह निर्णय लिया है। हरिद्वार में 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक कुंभ मेला का आयोजन किया गया है। कुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले कराना होगा कोरोना टेस्ट। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही मिलेगी यात्रा की अनुमति। अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर कुंभ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। तो देखिए कोरोना काल आने की वजह से कितनी चीजों में बदलाव हो गया है। अब अमरनाथ की तरह ही आपको अगर कुंभ में जाना है, वहां पर स्नान करना है जाकर के, तो उसके लिए भी आपको तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। और अगली खबर लखनऊ से। केजीएमयू में एक बार फिर से स्ट्रेचर ना मिलने से मरीज की मौत हो गई है। मरीज को 1 घंटे तक नहीं मिला है स्ट्रेचर। होल्डिंग एरिया में इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर पर कर्मचारियों का कब्जा।
मरीजों को घंटों करना पड़ता है स्ट्रेचर के लिए इंतजार। मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर पर कर्मचारियों का कब्जा रहता है। मरीजों को घंटों घंटों तक स्ट्रेचर के लिए इंतजार करना पड़ता है और जिसकी वजह से उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला। और नीलेश चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, एक बार फिर से देखिए, कोई पहला मामला सामने नहीं आया। इस तरीके की जो चीजें केजीएमयू में होती रहती हैं। नीलेश, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बावजूद भी जो मेडिकल कॉलेज के अधिकारी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर आज की घटना की बात की जाए तो एक मरीज को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर लाया गया था, लेकिन उसको स्ट्रेचर समय पर नहीं मिला, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा भी काटा था। इससे पहले भी न्यूज ऑन इंडिया ने कई बार जो है केजीएमयू प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनको लेकर कई बार जो है बेनकाब भी कर चुका है। ये पहला मामला नहीं है कि जब स्ट्रेचर न मिलने से किसी मरीज की मौत हुई हो। अब सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सूबे के मुखिया खुद लगातार केजीएमयू का निरीक्षण करते हैं, सख्त निर्देश देते हैं, लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से किसी मरीज की मौत होती है तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है। जो व्यवस्था सरकार कर रही है उन व्यवस्थाओं के बावजूद भी स्ट्रेचर अगर मरीजों को समय पर नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई केजीएमयू प्रशासन के द्वारा करनी चाहिए, ताकि स्ट्रेचर के अभाव में किसी मरीज की मौत ना हो। जी, जिस तरीके से नीलेश आप तमाम जानकारी दे रहे थे कि बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में लगे रहते हैं, तमाम जगहों पे सिलसिलेवार तरीके से आज भी वो दौरे पर हैं। लेकिन जब इस तरीके की जो बातें निकल करके सामने आती है, इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो लगता है कि सारी कोशिशें विफल होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया नीलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है और ये एक यहाँ पर तमाम सुविधाएं उपचार से संबंधित, ये उपचार से लैस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ये छोटी छोटी चीजें जिसकी वजह से जो आम जनता है वो परेशान होती है और परेशान होकर के इस तरीके से अगर किसी का जीवन चला जाए तो उससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं। और वहीं अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है। पंचायत चुनावों में हर बूथ पर 10 यूथ खड़ा करेंगे, कहना है अनुप्रिया पटेल का। एनडीए की बैठक में हमने अन्य पिछड़ा वर्ग का अलग से मंत्रालय बनाने की मांग की है। इस विषय को प्रधानमंत्री जी के सामने हमने मुद्दा भी उठाया है। ये मुद्दा कहना है अनुप्रिया पटेल का। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुप्रिया पटेल है और इसमें ओबीसी, ट्रांसजेंडर, वृद्धजनों और दिव्यांग जन से जुड़े विषयों को देखा जाता है। आपको बता दें कि अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनका यह बयान अब सामने आया है। पंचायत चुनाव होने वाले हैं यूपी में और उसके मद्देनजर तमाम पार्टियां सक्रिय और इसी विषय को अब जो इन्होंने प्रधानमंत्री के सामने भी रखा है। और वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी हुई है। इसमें ओबीसी, ट्रांसजेंडर, वृद्धजनों और दिव्यांगजन से जुड़े विषयों को देखा जाता है। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से 2 विषयों को उठाया। अखबारों के माध्यम से आप सबको जानकारी भी मिली होगी। पहला विषय जो हमारी पार्टी बार बार उठाती है कि भारत सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अलग से मंत्रालय गठित किया जाए। मैंने तो आपको बता दें पंचायत चुनाव में हर बूथ पर अपने लोगों को उतारने की तैयारी में इस विषय को प्रधानमंत्री जी के सामने भी मुद्दा ये उठाया गया। उनके सामने भी ये मुद्दा उठाया अनुप्रिया पटेल ने। वर्तमान में ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देखती हैं। इसमें ओबीसी, ट्रांसजेंडर, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों से
जुड़े हुए विषयों को लेकर के काम किया जाता है। को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने उठाया। वर्तमान स्थिति ये है कि भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बना हुआ है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। इस मंत्रालय के अंतर्गत जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके कल्याण से जुड़े हुए विषयों को और वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी हुई है। इसमें ओबीसी, ट्रांसजेंडर, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों से जुड़े हुए विषयों को देखा जाता है। और आपको बता दें, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं उसी को लेकर के तमाम पार्टियां सक्रिय हैं, तमाम नेता सक्रिय हो गए हैं और अपनी अपनी रणनीति और योजना बना करके उस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए, आप अभी सुन रहे थे अनुप्रिया पटेल को और एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसके, जिस तरीके से अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा पंचायत चुनाव के हर बूथ पर वो अपनी पार्टी की तरफ से और 10 यूथों को, यानी कि 10 लोगों को, जो 10 अपनी तरफ से उनके पार्टी के लोगों को चुनाव लड़वाएंगी। एसके, बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से आज अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की थी, जिसका उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है उसमें कैसे पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करे। हालांकि अगर हमने देखा है, पहले अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और साथ ही साथ में 9 विधायक भी उनकी पार्टी के हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में है। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश यही है कि इस दायरे को बढ़ाया जाए और 2022 की तैयारी को लेकर ये बैठक की, जिसमें पंचायत चुनाव पर उन्होंने ये भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि प्रत्येक बूथ पर 10 यूथ, मतलब 10 नए लोगों को जोड़ा जाएगा, जिनका उद्देश्य होगा कि जो पार्टी के प्रत्याशी हो उसको वो बेहतर तरीके से कैंपेन कराएं और उसको जिताने की कोशिश करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी किस तरीके से पिछड़ा वर्ग के लिए काम कर रही है। यहां तक कि जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें भी पार्टी की तरफ से उन्होंने पक्ष रखा था कि पिछड़ा वर्ग का एक अलग मंत्रालय बनाया जाए, जिसमें सिर्फ पिछड़े लोगों की बात को रखा जाए और उनसे जुड़ी हुई योजनाओं को चलाया जाए। तो ये बहुत सारी चीजों को लेकर आज उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया, खासतौर पर पंचायत चुनाव को लेकर निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। साथ ही साथ में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगी, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, केंद्र सरकार में भी, लेकिन वो पंचायत चुनावों में अपने प्रत्याशी भी उतारेंगी। यह चीज उन्होंने आज अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में साफ कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसके और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और अगली खबर भी यूपी से ही आपको हम बता दें कि लखनऊ में आपको बता दें यूपी की 350 तहसीलों में रखे जाएंगे 1000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स। राजस्व परिषद ने इसके लिए दिशा निर्देश भी दे दिए हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को जरूरत के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा, यानी कि थर्ड पार्टी के द्वारा इनको रखा जाएगा। और इसी खबर पर हमारे असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी आलोक, इस पर विस्तार से जानकारी दें। देखिए, जो है उत्तर प्रदेश में जो है बड़े पैमाने पर जो है जो भी सर्विसेज हैं जनता से जुड़ी हुई उन सभी को ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है दक्ष कर्मियों की जरूरत है जो इन सुविधाओं को जनता तक पहुंचा सके, उन्हें तुरंत जो है सुविधाओं की जो है संबंधित जानकारी दे सके या फिर उनकी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरी कर सके। इसी क्रम में सरकार ने निर्देश दिया था, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसके बाद राजस्व विभाग ने बड़े स्तर पर तैयारी की है और उत्तर प्रदेश की जो 350 तहसीलें हैं उन सभी में जो है 1000 के करीब कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे और इन सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को आउटसोर्सिंग यानी संविदा के आधार पर रखा जाएगा और जिन तहसीलों में ज्यादा काम है वहां पर ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे और जिन तहसीलों में कम है वहां पर कम रखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर लगभग 1000 के करीब कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि तमाम सर्विसेज ऑनलाइन हो रही हैं।
चाहे वो जमीन की खतौनी हो, खसरा हो, या फिर नकल निकालने का काम हो, या फिर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये तमाम जो सुविधाएं हैं जो जनता को सरकार की तरफ से दी जा रही हैं वो सभी ऑनलाइन है। तो इन्हीं सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए इन सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती का निर्णय सरकार ने लिया है और जल्द ही जो है इन सभी ऑपरेटरों की इन सभी तहसीलों में भर्ती कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। खबर चित्रकूट से, जल शक्ति मंत्री ने भगवान कामता नाथ मंदिर में मत्था टेका है। मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने की है कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा। पूजा अर्चना के बाद लखनऊ के लिए रवाना हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह। पूजा बाद बुंदेलखंड में कई प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं और उन परियोजनाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से मैं आया था और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि चित्रकूट में आकर के भगवान की परिक्रमा करना। और यहाँ प्रथमोघर मंदिर में जो यज्ञ चल रहा है और श्रीमद् भागवत का पाठ चल रहा है उसमें भी आने का सतचंडी यज्ञ चल रहा है। इस सतचंडी यज्ञ में भाग लेने का भी मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज पूरे बुंदेलखंड में जो पेयजल की परियोजनाएं चल रही हैं, जल संचयन, जल संवर्धन और लोगों के घर तक नल से जल पहुंचाने के जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की योजना है उसी को लेकर के मैं बुंदेलखंड में आया। और अगली खबर मुख्तार अंसारी को लेकर के। मुख्तार अंसारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। पंजाब सरकार ने 2 दिन पहले ही दाखिल किया था हलफनामा। स्वास्थ्य का हवाला देकर के मुख्तार को यूपी भेजने से इनकार कर दिया था। हलफनामे पर आज यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। पंजाब की कांग्रेस सरकार पर मुख्तार को बचाने का लगातार आरोप लग रहा है। बीजेपी विधायक और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने लगाया है आरोप। अलका राय ने पंजाब सरकार पर मुख्तार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। अलका राय कई बार प्रियंका गांधी वाड्रा को भी खत लिख चुकी हैं। तो बीजेपी विधायक और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने सवाल किए हैं और कई बार आरोप भी लगाए हैं कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचा रही है। और आज इसी मसले पर मुख्तार अंसारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सबकी निगाहें कि क्या कुछ फैसला सामने आता है। पंजाब सरकार ने आपको बता दें स्वास्थ्य का हवाला देकर के मुख्तार को यूपी भेजने से इनकार कर दिया था। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से बार बार पंजाब सरकार बचा रही है मुख्तार अंसारी को यूपी आने से, और अब देखिए आज सुनवाई भी होनी है, बड़े फैसले की उम्मीद लगाई जा रही है। ब्रजेश, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है वो अब एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है कि आखिर मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार इतनी ज्यादा पॉजिटिव क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट तक जो है पहुंच गई है और उसको अपने प्रदेश में लेने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मांगा है कि पंजाब जेल से यूपी जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और उसमें कई मामलों का ट्रायल चल रहा है और जिसके कारण उपस्थित न होने के कारण ट्रायल रुका हुआ है। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि यूपी सरकार बनाम पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर लेकर दो प्रदेशों की सरकारें एक दूसरे के खिलाफ आके खड़ी हो गई हैं। जहां यूपी सरकार लगातार पंजाब पर आरोप लगा रही है, वहीं पंजाब कह रही है कि आखिर इतनी जल्दी क्या है। सबसे बड़ी बात यह मुख्तार अंसारी के वकील ने भी कोर्ट में पेश होकर के साफ तौर पर कहा कि देखिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप ट्रायल करा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी मुख्तार अंसारी जो है मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या फिर ये कहें कि अभी अगर वो डिप्रेशन के साथ है तो दलीलें दे करके पंजाब
सरकार भी कहीं न कहीं डिफेंड कर रही है और मुख्तार अंसारी के वकील भी इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि मुख्तार अंसारी को यूपी ना भेजा जाए। अब अगली तारीख जो कोर्ट ने वो 24 फरवरी को अब होगी और उसके बाद तय होगा कि मुख्तार अंसारी को यूपी ले आया जाएगा या नहीं, क्योंकि पंजाब सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया था उस पर अब सरकार से यूपी से रिप्लाई एफिडेविट दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती है। सॉलिसिटर जनरल स्वागता ने साफ तौर पर दलील दी सुप्रीम कोर्ट में कि वो गैंगस्टर है और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने कुख्यात गैंगस्टर को एक सरकार अगर बचा रही है तो उसमें सवालिया निशान लगने चाहिए। आखिर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में जब 15 से ज्यादा आपराधिक केस अभी भी अंडर ट्रायल है तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की जेल में उसे शिफ्ट किया जाना चाहिए जो है। तो दोनों तरफ से दलीलों के दौर जारी है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। 24 फरवरी तक रिप्लाई दाखिल करने का आदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को। उसके बाद अगली सुनवाई होगी, तब तय हो पाएगा कि मुख्तार अंसारी आखिर कहां जाएगा, पंजाब में रहेगा या फिर उत्तर प्रदेश की जेल में जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम जानकारियां दे रहे थे। अगली खबर मथुरा से संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी मच गई है। सुबह से ही बंद पड़ा हुआ था मकान। बंद मकान को देखकर के पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर से बरामद किए शव। स्थानीय लोगों ने गृह क्लेश के कारण आत्महत्या की आशंका जताई है। पुलिस और फोरेंसिक की टीम इस मामले पर आपको बता दें लगातार नजर बना रखी थी। यहाँ इनकी छोटी सी परचून की दुकान है। 3 साल पूर्व इनकी शादी हुई थी और आज इन्होंने सुबह जब इनका घर नहीं खुला अभी तक तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी कि ये घर से बाहर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस गई और जब देखा तो एक कमरे में तीनों की डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इन लोगों ने आत्महत्या की है और इनका जो अभी तक की बातचीत से समझ में आया है कि इनका जब से शादी हुई है तब से ही आपसी विवाद चल रहा है और उसी विवाद की ये परिणति आज दिखाई पड़ रही है। तो बताया जा रहा है दूसरी शादी थी, तीसरी शादी थी, क्या था सर? जी, नीरज गोयल की तो पहली शादी थी। ये यहाँ एक नीरज नाम के व्यक्ति हैं, वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे और कुछ आपस में शायद पति पत्नी का जैसा झगड़ा बताया जा रहा है। उसके कारण उन्होंने अपने बच्चों को कुछ दिया है, उसके बाद में उन्होंने स्वयं ने फांसी लगा ली है और तीनों व्यक्ति रहते हैं। एक बच्चा है छोटा 10-12 साल का और उनकी पत्नी और वो। क्या कारण रहा है? अभी कुछ घरेलू कारण इनके रहे होंगे, ऐसा अड़ोसी पड़ोसी ऐसा बता रहे हैं। जानकारी कैसे मिली कि इन लोगों ये यहाँ अपने एक वकील साहब रहते हैं राजेश कुमार, तो उनका आना जाना रहता है, बगली में सोशल है वो। तो उन्होंने देखा कि आज परिवार का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है, दरवाज़ा बंद है। तो उन्होंने थाने में इत्तला दी और थाने से पुलिस आई। उसके बाद उन्होंने ऊपर से दूसरे घर से जा करके ऐसे घुस करके और फिर वो गेट खोला तो उसमें ये तीनों लोग। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।